तरह की रियासतें थी उस समय डलहौजी के अनुसार। ये कृत्रिम बंटवारा, ये पूरी तरह सत्य है नहीं, ये गलत बात है। ये मन अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उसने इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो पहला जो किसी के अधीन नहीं हो, दूसरा या तो मुगलों या मराठों के अधीन हो, और तीसरा जो पूरी तरह अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित। अब इसके संबंध में उसने कौन से नियम निर्धारित किए, अर्थात गोद लेने के संबंध में जो अधिकार है वो तीनों के साथ अलग अलग, समझ गए। तो पहला कौन थे, पूर्व स्वतंत्र, ये गोद ले सकते, गोद ले सकते। कहने का मतलब कि यदि राजा जो है बिना पुत्र का मर जाए तो वो किसी को गोद ले सकता। दूसरा, इनको गोद लेने का जो इनकी जो स्थिति थी या इनको जो अधिकार था वो परिस्थितियों पर निर्भर था, परिस्थितियों पर निर्भर। कहने का मतलब इनको गोद लेने की अनुमति दी भी जा सकती थी और नहीं भी दी जा सकती। ये डिपेंड करता है कि परिस्थितियां कैसी। और तीसरा, उनको तो गोद लेने का अधिकार था ही नहीं, अधिकार नहीं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए देखिए उपर्युक्त राज्यों के, उपर्युक्त राज्यों के संदर्भ में गोद लेने की नीति को इस प्रकार निर्धारित किया गया। क्या उपर्युक्त राज्यों के संदर्भ में गोद लेने की नीति को इस प्रकार निर्धारित किया गया, जैसे प्रथम श्रेणी के राज्यों को गोद लेने की अनुमति प्राप्त थी। द्वितीय श्रेणी के राज्यों को गोद लेने की अनुमति परिस्थितियों पर निर्भर था। किस पर निर्भर था, परिस्थितियों पर। अर्थात उन्हें अनुमति दी भी जा सकती थी और नहीं भी दी जा सकती। अर्थात उन्हें अनुमति दी भी जा सकती थी और नहीं भी दी जा सकती। ठीक है। और तृतीय श्रेणी के राज्यों को गोद लेने का निषेध किया गया। तो भी यदि मान लिया जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए तो बहुत जबरदस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को यदि आप नहीं समझे तो इस पर बार बार क्वेश्चन होता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आखिर था क्या? तो आप लोग जब इस बात को मतलब देखिए इसको क्या था,
अब आप लोग एज्यूम कीजिए कि क्या हुआ होगा, इस तरह के प्रावधानों में क्या हुआ होगा। यानी ऐसे बहुत से राज्य थे जिनको गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई, और परिणाम क्या हुआ होगा, वो सारे के सारे राज्य चले गए होंगे, कंपनी के क्षेत्रों में विस्तार हुआ होगा। देखिए, विलय की नीति का प्रभाव, विलय की नीति का प्रभाव या विलय नीति से प्रभावित राज्य, प्रभावित राज्य कहने का मतलब है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत भारत के किन किन देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। सबसे पहला नाम है सतारा, सबसे पहला नाम है सतारा, समय है 1848, ठीक है। सतारा कहाँ है जी? महाराष्ट्र। सुन लीजिए, ऐसे हम पढ़ा चुके लेकिन आप लोग कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आया। आंग्ल मराठा संघर्ष जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय मैंने बताया था कि 1817-18 में मराठों की पूर्ण पराजय होती है, पेशवा के पद को समाप्त कर दिया जाता है तथा मराठा या मराठा साम्राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार कायम हो जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने सतारा की गद्दी पर प्रताप सिंह नामक एक बालक को वो लोग बैठाते हैं जो शिवाजी का वंशज था। किसका वंशज था? शिवाजी का। शिवाजी का वंशज था, इसलिए उसको सतारा की गद्दी पर। यह किस तरह का राज हुआ? अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहीं था। किस श्रेणी में आएगा? तृतीय। 1848 में सतारा के जो राजा थे उनका नाम था क्या? अप्पा शाही। क्या नाम था? अप्पा शाही। अप्पा शाही को कोई पुत्र नहीं था, बिना पुत्र के ही वो मर गए। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, लेकिन अंग्रेजों ने उस बच्चे को उस गोद लेने को मान्यता और क्या किया? सतारा का विलय। समझ में आ गया? 1848 पहला प्रभावित राज्य विलय नीति से कौन था? सतारा। लिख लीजिए। दूसरा, जैतपुर संबलपुर। जयपुर संबलपुर ये जैतपुर अभी जो है वो बुंदेलखंड में है और संबलपुर उड़ीसा में। इनके साथ भी वही किया गया और 1849 में इनका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। 1850 बघाट, ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में। 1850 में किसका विलय किया गया? बघाट का। ठीक है। 1852 उदयपुर। लिख लीजिए। 1852 उदयपुर। उदयपुर नहीं, उदयपुर। 1852 उदयपुर मध्य प्रदेश में। 1852 उदयपुर
है, लिख लिए। 1853 बरार। 1853 किसका? बरार। ये बरार प्रांत है, और इस बरार प्रांत को अंग्रेजों ने किससे लिया? निजाम। निजाम किसको कहते हैं? हैदराबाद के निजाम। ठीक है। क्या हुआ? आपको तो सहायक संधि पढ़ाए तो वो भी याद नहीं होगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में हैदराबाद के साथ सहायक संधि किया था, और सहायक संधि की शर्तों के तहत ब्रिटिश सेना का एक रेजिमेंट हैदराबाद में रहता था, और उस रेजिमेंट के खर्चे का प्रबंध किसको करना था? निजाम को। लेकिन निजाम समय पर पैसे की अदायगी करने में विफल रहा। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने उस पैसे के बदले उससे, समझ में, 1853 झांसी। लक्ष्मीबाई का नाम सुने हैं ना? लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम? गंगाधर राव। लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की विधवा थी। गंगाधर राव मर गए, उनको भी कोई संतान नहीं था। समझ गए? अब आइए 1854 नागपुर। 1800 नागपुर। 1855 करौली। 1855 करौली। अठारह सौ पचपन में करौली। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस विलय को अस्वीकार कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि नहीं नहीं, करौली का हम विलय नहीं कर सकते हैं, कि करौली के मामले में ये जो फॉर्मूला है वो फिट नहीं बैठ रहा है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी के इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया, और करौली को पुनः स्वायत्त रियासत के रूप में बने रहने दिया गया। ठीक है, लिख लिया आप लोग। 1856 आवाज कौन बोला है? इसको याद है? अवध का समय क्यों किया गया? शासन। किस आरोप पर? शासन का आरोप। कहा गया कि अवध में गवर्नेंस की स्थिति बहुत खराब है, और उसने अवध का विलय कर दिया। उस समय अवध के शासक कौन थे? कुछ पता नहीं। वाजिद अली शाह। कौन थे? सवाल पूछा जाता है, अवध का अंतिम नवाब कौन था?
तो इस प्रकार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार हुआ और कहा जाता है कि लगभग 3.5 गुना विस्तार। कहने का मतलब कि डलहौजी के आने से पहले यदि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 1 किलोमीटर में था तो डलहौजी के जाने के बाद कितना किलोमीटर हो गया? 3.5 किलोमीटर। समझ में आ गया? तो एक अभूतपूर्व विस्तार हुआ और इसीलिए डलहौजी को एक साम्राज्यवादी शासक के तौर पर याद किया जाता है। तो ये हुआ इसका साम्राज्यवादी एस्पेक्ट्स, अर्थात साम्राज्यवादी पहलू से यदि आप इसको देखिएगा तो इस तरीके से देखिएगा। इसके अतिरिक्त डलहौजी के शासनकाल की अन्य प्रमुख विशेषताएं थी जो आप लोग देखिए। कोई सवाल है आप लोगों को? देखिए, इसने अगला काम क्या किया? उपाधियों एवं पेंशनों पर प्रतिबंध। अगला काम क्या किया? उपाधियों एवं पेंशनों पर प्रतिबंध। बार बार हम बोले हैं आप लोगों को, इतिहास का हर पहला चैप्टर आने वाले अगले चैप्टर का आधार होता है। ऐसे तो सभी विषयों में होता है। ये सारी बातें जब पढ़िएगा तो 1857 के विद्रोह को समझने में मदद मिलेगी। समझ रहे हैं? तो उपाधियों एवं पेंशनों पर प्रतिबंध। देखिए, डलहौजी ने क्या किया कि अपने समय में बहुत से ऐसे राजाओं की उपाधियों और पेंशनों को रोक दिया, जिसके चलते आगे चलकर एक बहुत बड़ा विद्रोह भी हुआ। जैसे नाना साहब का नाम सुने हैं आप लोग? 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख भूमिका थी नाना साहब की। ये नाना साहब कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। वही बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा था। जब वो युद्ध में पराजित हुआ था तो उसको पेंशन देकर कानपुर भेज दिया गया था। लेकिन जब बाजीराव द्वितीय मरा तो नाना साहब ने पेंशन की मांग किया तो डलहौजी ने कहा कि ये पेंशन बाजीराव द्वितीय के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है? इस प्रकार उसी प्रकार अन्य राजा भी थे, जैसे कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा की उपाधियों को भी उसने समाप्त कर दिया। तो इन सब बातों को लेकर देशी रियासतों के मन में एक क्षोभ का वातावरण था और वो लोग आक्रोशित थे। और इस आक्रोश का जो विस्फोट होगा वो आगे चलकर आप देखिए। ठीक है? तीसरा काम क्या किया आगे उसने? अब आइए उसके प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार डलहौजी के प्रशासनिक सुधार। तो प्रशासनिक सुधार में पहला जो सुधार उसने किया वो देखिए। बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति। बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत उसने पहला कार्य क्या किया? बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों नियुक्त किया गया? सब टोटल उस समय बांग्लादेश का कोई अस्तित्व था? बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्यों किया गया था? लिख लीजिए। गवर्नर जनरल के जिम्मेवारी को कम करने के लिए
अर्थात बस यहीं तक लिखेगा, अर्थात मत लिखेगा। कहने का मतलब है कि जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का काफी विस्तार हो गया तो गवर्नर जनरल के कार्य पर के कंधों पर कार्यों का बोझ काफी बढ़ गया। तो उसको उसके कार्यों में आसानी हो इसके लिए बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। ये सवाल आपसे पूछा भी जाता है कि बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया। समझ गए। दूसरा लिखिए, दूसरा प्रशासनिक सुधार, नॉन रेगुलेशन प्रणाली की शुरुआत। नॉन रेगुलेशन प्रणाली की शुरुआत। ये नॉन रेगुलेशन प्रणाली क्या था? नॉन रेगुलेशन प्रणाली की शुरुआत देखिए, इसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए नए क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था की गई। किए गए नए क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था की गई तथा कमिश्नर की नियुक्ति की गई। जो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता है। जो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता था। नॉन रेगुलेशन प्रणाली को समझे तुम लोग। अब आते हैं सैनिक सुधार। सैनिक सुधार, ठीक है। सैनिक सुधार में पहला लिखिए, सेना में अंग्रेज सैनिकों की संख्या में वृद्धि। सेना में अंग्रेज सैनिकों की संख्या में वृद्धि। दूसरा लिखिए, तोपखाना का कार्यालय। तोपखाना, तोपखाना नहीं समझते हैं? आर्टिलरी, आर्टिलरी डिपार्टमेंट अभी भी सेना में होता है कि नहीं होता है? तोपखाना का कार्यालय मेरठ से, सॉरी कलकत्ता से मेरठ हस्तांतरित। कलकत्ता से मेरठ हस्तांतरित। अगला लिखिए, शिमला में मेरठ, मेरठ, मेरठ कहाँ है अभी? पश्चिमी। मेरठ क्यों जाना जाता है? गुड़ शक्कर का बहुत बड़ा वहां, समझ में आया? देखिए, शिमला में सेना का मुख्य कार्यालय बनाया गया, यानी सेना का हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित किया गया? शिमला।
समझ गए? ये था सैन्य सुधार। अब आइए शिक्षा सुधार। शिक्षा सुधार देखिएगा इसको ध्यान से। देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1854 में डिस्पैच, 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया गया। को लागू किया गया। देखिए, जिसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय जिसके तहत प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा की संरचना निर्मित की गई। क्या किया गया? प्राथमिक शिक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक की एक स्ट्रक्चर को निर्मित किया गया। क्या था वो देखिए। जिलों में एंग्लो वर्ना स्कूल, जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की गई। दूसरा, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज, सरकारी कॉलेज, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज की स्थापना। तीसरा, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना। विश्वविद्यालय की है। फूड डिस्पैच के तहत स्कूली शिक्षा के लिए क्या किया गया? प्रत्येक जिले में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स की स्थापना की गई। ठीक है। दूसरा, प्रमुख शहरों में सरकारी कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है। तीसरा, 3 प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन में क्या किया गया? यूनिवर्सिटी की स्थापना। जैसे लंदन विश्वविद्यालय है ना, उसी के तर्ज पर कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। ये था वुड डिस्पैच। इसको भारत में शिक्षा की मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समझ गए? आगे लिखिए। प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा निर्देशक की नियुक्ति की गई, एजुकेशन डायरेक्टर। प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा निर्देशक की नियुक्ति की गई, अर्थात एजुकेशन डायरेक्टर की नियुक्ति। क्या? प्रत्येक प्रांत, प्रांत मतलब प्रोविंस, प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा निदेशक, एजुकेशन डायरेक्टर की नियुक्ति की गई।
अन्य सुधार। तो ये सब जो कुछ महत्वपूर्ण सुधार था वो देख लिया आप लोग। कुछ अन्य बातें भी थी जो उसके द्वारा किया गया था और जो महत्वपूर्ण है। जैसे पहला लिखिए, ये फुट स्पेस समझने में कोई दिक्कत है आपको? रेलवे का जनक, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। भारत में पहली रेल लाइन कब चली? कहां से कहां? कितना किलोमीटर? 34 किलो। 8 कौन बोला जी? 34 किलोमीटर। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी है, आज भी है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजे के समय। समझ गए? 1853 में रेल का प्रारंभ। ठीक है। उसके बाद 1853 में प्रथम तार सेवा। तार समझते हैं? तार सेवा का प्रारंभ कहां से कहां? कलकत्ता से आगरा के बीच। कलकत्ता से आगरा के बीच प्रथम तार सेवा का प्रारंभ। बात समझ रहे हैं आप लोग? तार सेवा समझते हैं? नहीं। हाँ, समझ रहे हैं? कलकत्ता से आगरा के बीच में ये पहली बार शुरू हुआ। किसने करवाया? कब करवाया? और डलहौजी के इस कार्य को पूरा किसने किया? ये भी पूछता है। लिख लिए? अगला है 1854। हाँ, हाँ, डाक टिकटों का प्रचलन। ठीक है। डाक टिकटों का यानी 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। 1854 लोक निर्माण विभाग की स्थापना। क्या किया गया? लोक निर्माण विभाग क्या करता था? पुल पुलिया देखते हैं, कौन बनाता है? पुल पुलिया का निर्माण करने के लिए डलहौजी ने 1854 में, समझ में आया? लिख लीजिए, गंगा नहर का निर्माण करवाया गया। क्या किया गया? गंगा नहर का निर्माण कार्य। आगे लिखिए, भारतीय बंदरगाहों को, अगला पॉइंट, भारतीय बंदरगाहों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खोला गया।